हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत। आज मैं आप सभी लोगों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसी बीमारी है जो बच्चों में होती है। यह एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जहाँ पे इस बीमारी के बारे में हम इसके कारणों के बारे में समझेंगे और इसके निदान के बारे में समझेंगे, और हमें कितना जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बच्चों में ये कब पता चलना शुरू हो जाता है कि बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। साथियों, यह एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जहाँ पे बच्चों को ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, DSSB के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसमें भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये पूरा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को जो है बताने का जो है पूरा वीडियो बनाया है, कि जिससे कि आप सभी लोगों को पूरा एक क्लास का नोट्स भी मिल जाएगा और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपको समय रहते ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को कैसे केयर करना है। साथियों, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को शॉर्ट में जो है ASD बोलते हैं। ASD जो होता है, एक तरह से आप लोगों ने ऑटिज्म के बारे में सुना होगा कि ऑटिज्म जो है एक बीमारी होती है, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ऑटिज्म जो है कोई एक बीमारी नहीं होती है, बल्कि इसके अंदर कई सारी बीमारियों का एक संग्रह होता है। कई सारी बीमारियां जो है एक साथ वहाँ पे बच्चों को घेर लेती है। तो यहाँ पे जो है यह एक प्रकार की विकासात्मक बीमारी होती है। अब साथियों, विकासात्मक बीमारी का मतलब क्या होता है कि बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे जो है बच्चे के ऑटिज्म के बारे में पता चलता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं एक इम्पॉर्टेंट बात, कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जब पैदा होता है तभी उसको जो है पता चल जाएगा आप सभी लोगों को कि उसके अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है। मतलब ये भी हुआ कि कई बार कई पेरेंट्स डिले कर देते हैं, लेट कर देते हैं बच्चे को जो है यहाँ पे, कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। क्योंकि बच्चे जब एक साल के होते हैं, 6 महीने तक के होते हैं, 1.5 साल तक के होते हैं, तब तक बीमारियों के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जेनेटिक है, कहीं ना कहीं परसिस्ट कर रहा है, पहले से है उसके अंदर, लेकिन पेरेंट्स को जागरूकता नहीं होती है, मालूम नहीं होता है कि बच्चे को हो चुकी है बीमारी। और बाद में पेरेंट्स, जब बच्चा 2-3 साल का होता है, उसके बिहेवियर से, उसके हरकतों से पता चलता है कि बच्चे को जो है प्रॉब्लम हो गई है, फिर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपको थोड़ी सी भी शंका हो, थोड़ी सी भी अगर आपको जो है लगे ऐसा कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर के पास क्या क्या करना चाहिए, कैसे ले जाना चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टडीज बाय द लियो कैनर ने जो है सबसे पहले इसको स्टडी किया है, और 1934 में जो है इसके बारे में बताया कि भाई यहाँ पे जो है कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल डेफिसिट से संबंधित प्रॉब्लम होती है। और इन्होंने एक एस्पर्गर के बारे में बताया कि जो एस्पर्गर है बच्चों में होता है। 1934 और 1944 में लियो कैनर ने बताया। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि चिल्ड्रन जो है यहाँ पे एस्पर्गर वाले और जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैं, ये दोनों को जो है एक तरह से एक ही कैटेगरी की बीमारी के अंतर्गत रखा गया। और कैनर ने बताया कि यहाँ पे 3 अलग अलग जो है तरीके हैं इन बच्चों को देखने के लिए। वहाँ पे 3 अलग अलग तरीके का जो है इन्होंने एक अलग तरीके से इनके क्लासीफाई किया। उस क्लासिफिकेशन में इसको जो है अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश किया। और यहाँ पे जो है एक तो देखेंगे सीजोफ्रेनिक्स है, एस्पर्गर्स पेपर है और ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है। इसको 3 अलग अलग भागों में जो इन्होंने कैटेगराइज करने की कोशिश की। फिर 1981 में देखेंगे लोरना विंग कोटेड हिज पेपर एंड रेफर्ड टू द डिसऑर्डर एज एस्पर्गर सिंड्रोम। यहाँ पे जो है लोरना ने जो है इसको एस्पर्गर सिंड्रोम का नाम दिया। और 1990 तक जो है ये डिसऑर्डर सिमिलर सिम्टम आर कैटेगराइज्ड अंडर द ब्रॉडर टर्म कॉल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और फिर जो है 1990 के दशक में इसको जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के तौर पे कैटेगराइज किया गया। मतलब ये बीमारी जो है एक तरह से एस्पर्गर है, और एस्पर्गर के अंदर ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के तौर पे कैटेगराइज किया। मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है इसके अंदर एस्पर्गर को और भी मेंटल डिसऑर्डर को कैटेगराइज किया गया। यहाँ पे ऑटिज्म में देखेंगे तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर एक छतरी वाली बीमारी मानी जाती है। इसके अंदर ऑटिज्म आता है, एस्पर्गर डिसऑर्डर आता है। इसके साथ साथ चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर का मतलब होता है
कि अनेकों तरह की बिखरी हुई बीमारियां होती हैं। रेट्स डिसऑर्डर होता है, रेट्स एक तरह की मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होती है, और ये जो है एक परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होती है, जो है एक तरह से मिली जुली बीमारी मानी जाती है। एडीएचडी जो है कभी कभी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे 18 महीने या उससे कम उम्र में पता लगाया जा सकता है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि करीब करीब 1.5 साल तक के बच्चे के अंदर जो एडीएचडी का पता चल जाता है, लेकिन इसमें कई भी जो पेरेंट्स हैं वो 2 साल 3 साल 4 साल तक लगा देते हैं, डिले हो जाता है, और जितना ज़्यादा डिले होता है उतना ज़्यादा उसको क्योर करने में समय लगता है या समस्या आती है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको कितना जल्दी सतर्क हो जाना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एडीएचडी के जो सिम्टम्स है, जो लक्षण हैं, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। यहाँ पे इनके जो होते हैं, जैसे बच्चे रुचि नहीं दिखाते हैं, किन्हीं वस्तुओं में रुचि नहीं दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो बच्चे इशारा नहीं करते हैं कि वहाँ पे ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, कुछ ऐसी बातें नहीं बताते हैं। और जैसे कि मान लीजिए जब कोई व्यक्ति उस बच्चे की ओर इशारा करता है कि बेटा ये सामान देखो, किसी वस्तु की तरफ, तो बच्चा उस वस्तु की तरफ नहीं देखता है, मतलब वो समझ नहीं पाता है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, और इसके साथ साथ उसको दिलचस्पी भी नहीं होती है, उसको इंटरेस्ट भी नहीं होता है, और आई कांटेक्ट नहीं करता है। जब कभी भी सोशल कम्युनिकेशन करता है, लोगों से बातचीत करता है, तो आई कांटेक्ट नहीं करता है। इसके साथ साथ जो है दूसरों की भावनाओं को भी नहीं समझ पाता है, दूसरों के फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाता। ये कुछ खास तरह के सिम्टम हैं। अब आप कहेंगे कि 18 महीने के बच्चे में ये कैसे पता चल पाएगा कि वो दूसरे की भावनाओं को समझेगा? तो कोई बात नहीं है, कम से कम आप इंटरेक्शन या बच्चे का जो अंतःक्रिया है समाज के अंदर, किसी चीज़ के प्रति रिएक्शन कैसा कर रहा है, रिस्पॉन्ड कैसा कर रहा है, किसी वस्तु के प्रति कितना आक्रामक है, कितना खुश है, कितना उत्तेजित है, कम से कम उसके उत्तेजना के लेवल को आप लोग पहचानिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसके एक्साइटमेंट को, उसके जो है रिएक्शन को जरूर नोटिस करें। ठीक है, दूसरे के भावनाओं को नहीं समझे, हो सकता है बच्चे कई बार दूसरों से आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चे के रिएक्शन के लेवल को माता पिता जो है, वो तो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, जब 6 महीने का होता है तब से पेरेंट्स समझना शुरू कर देते हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए और सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो बच्चे को पहचानना है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो बीमारी है, कॉमन साइन जो होता है, एक खास तरह का सिम्टम जो पाया जाता है सभी बच्चों में, एक तो सोशल इंटरेक्शन, जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, इन बच्चों के अंदर नहीं पाई जाती है, इसका अभाव होता है। जैसे कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ जो है ये हाय हेलो नहीं करते हैं, या अपने पेरेंट्स से जब अलविदा होते हैं स्कूल की तरफ तो पेरेंट्स को बाय नहीं करते हैं, नए दोस्त से मिलेंगे तो उनको हेलो नहीं बोलते हैं। बाकी जो बच्चे होते हैं वो हाय भी बोलते हैं, हेलो भी बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि मतलब उसका सोशल जो है इंटरेक्शन अच्छा है। हाथ नहीं मिलाएंगे, अकेले में रहेंगे। एंड प्रॉब्लम विद वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बच्चे के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों होता है। यहाँ पे किसी चीज़ को कह नहीं पाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं होता है। कई बार हम बोलते कम हैं लेकिन हमारी बॉडी से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, बच्चे के बिहेवियर से भी बहुत सारी चीज़ें को पता चलता है, वो जो है ऑटिज्म वाले बच्चे से नहीं पता चलता है। रिपीटेटिव बिहेवियर, ये भी एक बहुत ही खास साइन होता है, सिम्टम होता है, एक ही तरह का रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। जैसे या तो उसका हाथ हिलता रहेगा, या उसकी गर्दन हिलती रहती है, या पैर हिलता रहेगा, एक खास तरह का वो जो बिहेवियर करता रहता है। और ऑब्सेसिव इंटरेस्ट है, एक ही तरह का। ऑब्सेसिव का मतलब कि कंपल्सन होता है, बार बार एक तरह की क्रिया करना, या बार बार एक आदत जैसी कहते हैं जिसको, एक आदत पड़ जाती है एक तरह का काम करने का। ये जो है कुछ कॉमन साइन इन बच्चों में पाए जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन जो होता है इसको जो है पेरेंट्स प्राइमरी फेज में पहचान लेते हैं, क्योंकि बच्चा जो है समाज के अंदर लोगों के साथ जो है सोशल इंटरेक्शन शुरू करता है। और जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ये डिस्टेंस बनाते हैं और ये अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे जो है यह एक खास तरह की चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले जो बच्चे होते हैं इनके लिए करना क्या चाहिए। अगर हम खास तरह के अगर इनके हम जो है चिकित्सा के बारे में सोचें, इनके इलाज के बारे में सोचें, हमें फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, कैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो यहाँ पे फाइनली एक इलाज है कि आप सभी लोग सबसे पहले जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वहाँ पे तुरंत ले जाएं। और बाल रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उसमें जो है अगर न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, जो डॉक्टर जो है मस्तिष्क का, रीढ़ का, नसों पे काम करते हैं, मतलब ब्रेन के ऊपर, न्यूरोलॉजी के ऊपर
तो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में उसको ले जा करके दिखाएं एक बार, या बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक डॉक्टर से जो सलाह लें। तो ये कुछ इमीडिएट चीज़ें होती है। कई बार जो होता है कि आप डॉक्टर को, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर जो है नहीं अगर रेफ़र करते, या कई बार डॉक्टर रेफ़र करते हैं लेकिन पेरेंट्स अवॉइड करते हैं। तो जैसे ही अगर डॉक्टर कहते हैं कि भाई न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाइए या न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखा लीजिए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो पेरेंट्स को डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए। तो ये जो है इनकी ट्रीटमेंट का पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ कि मैं आपको ये भी बता दूं ट्रीटमेंट के लिए कि इन बच्चों का ट्रीटमेंट संभव है, क्यूरेबल डिजीज़ है और इसको ठीक किया जा सकता है। अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि इनके लिए सबसे पहले तो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, बॉडी फंक्शन टेस्ट होता है, ब्रेन का टेस्ट होता है, तंत्रिकाओं का टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं। टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि बच्चे को कितने लेवल पे थेरेपी देनी है। और इस थेरेपी के कारण जो है, थेरेपी जब शुरू होती है तो थेरेपी में मैं ये भी बताऊं कि ये थेरेपी थोड़ी सी लंबे समय तक चलने वाली होती है। और थेरेपी सेंटर्स जो होते हैं काफ़ी बच्चों को समय देते हैं, जैसे कि बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम करते हैं, बोलने के ऊपर, सोशल इंटरेक्शन के ऊपर अलग अलग काम कराते हैं। तो पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होता है कि भाई बच्चा वहाँ पे 5 घंटा रहेगा या 4 घंटा रहेगा, पेरेंट्स को इंतज़ार करना पड़ता है और पेरेंट्स को डेली ये काम करना पड़ता है। तो ये जो है कुछ खास जो है इस शेड्यूल में लगने की प्रक्रिया होती है। मतलब ये पेरेंट्स को लगना पड़ता है डेली जो है, और इसके साथ साथ पेरेंट्स को अलग से भी टाइम देना पड़ता है बच्चे को सोशल इंटरेक्शन के लिए और बच्चे के आई हैंड्स मूवमेंट्स कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इससे क्या आता है, बच्चे के अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाता है। बच्चे के ब्रेन में कई बार ऐसा पाया गया है कि कुछ सेल्स के डैमेज हो जाने से, ब्रेन की कोशिकाओं में कुछ प्रॉब्लम होने से जो है मस्तिष्क के अंदर जो है ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है एक छतरी वाली बीमारी के नाम से जाना जाता है और ये एक मेंटल रिटार्डेशन की बीमारी है, मानसिक मंदन की बीमारी है, जिसमें बच्चा धीरे धीरे मानसिक रूप से मंदन का शिकार हो जाता है। समय रहते डॉक्टर के पास ले जाए, समय रहते इसको ट्रीटमेंट कराएं, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, बच्चा ठीक हो जाएगा और इसको हम और भी लोगों तक अवेयर कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को और भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। DSSB PRT के एग्ज़ाम होने वाले हैं, स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए हम अलग अलग बीमारियों पे, डिजीज़ पे जो है हम वीडियोज़ लेकर के आएंगे, ताकि इन लोगों को, सभी लोगों को जो है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, डिसऑर्डर से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोज़ मिल सके उनके लिए। और प्लस ये कॉमन पीपल के लिए, आम जनमानस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है वीडियो, जो पेरेंट्स यहाँ पे डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर में जागरूकता रखते हैं, समझ रखते हैं, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा साथियों, अपने फीडबैक भी दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।